एक वैज्ञानिक और एक राजनेता, क्या इन दोनों का कोई मेल हो सकता है? मतलब ये दो रास्ते तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी असाधारण जिंदगी ने इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो आज हम चल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के पन्नों से हम जानेंगे वो किस्से जहां उनके सपनों ने, आप कह सकते हैं, पहली बार उड़ान भरने की तैयारी की थी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक शांत खूबसूरत द्वीप शहर से, रामेश्वरम। ये वो जगह है जहां एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले घर में एक असाधारण भविष्य पल रहा था। देखिए, कलाम साहब का बचपन दौलत वाला नहीं था, लेकिन हाँ, वो मूल्यों और मोहब्बत से बहुत अमीर था। उनके पिता जैनुल आबदीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनमें जो समझ थी, जो उदारता थी, वो किसी खजाने से कम नहीं थी। और उनकी माँ आशी अम्मा, उनका दिल तो इतना बड़ा था कि घर के लोगों से ज्यादा तो बाहर वालों को खाना खिला देती थी। और जानते हैं, इसी माहौल ने कलाम को वो सिक्योरिटी दी जो पैसों से कभी नहीं मिल सकती, इमोशनल सिक्योरिटी। तो अब चलते हैं उस दौर में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी, और उसी आग की एक छोटी सी चिंगारी ने एक नन्हे बच्चे के लिए जिम्मेदारी का पहला दरवाजा खोल दिया। तो साल था 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और उसकी गर्मी रामेश्वरम तक भी पहुंचने लगी थी। हुआ ये कि अचानक मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। फिर जब इंडिया भी वॉर में शामिल हुआ तो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेनों का हॉल्ट बंद कर दिया गया। अब अखबार कैसे आते? वो चलती ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे। और इसी सब उथल पुथल के बीच 8 साल के कलाम को अपनी पहली कमाई का मौका मिला। वो दिन भर इमली के बीज इकट्ठा करते और शाम को दुकान पर बेच आते। और कमाई कितनी? बस 1 आना पूरे दिन का। अपनी किताब में वो इसे बड़े मजे से शाही रकम कहते हैं। लेकिन असली कमाई का मौका वो तो तब आया जब उनके कजिन शमसुद्दीन को एक हेल्पर की जरूरत पड़ी। काम क्या था? चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल को कैच करना। और कलाम साहब इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थे। बस यहीं से उन्हें मिली उनकी पहली सैलरी। और इस एक्सपीरियंस का असर उन पर कितना गहरा था, ये उनके शब्दों से साफ पता चलता है। वो एहसास, अपनी मेहनत से पैसा कमाने का जो गर्व होता है, वो उनके साथ पूरी जिंदगी रहा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये आत्मनिर्भर होने का, सेल्फ डिपेंडेंट होने का पहला और सबसे मीठा स्वाद था। लेकिन बचपन सिर्फ कमाई या खेलकूद तक ही सीमित नहीं होता है ना। कलाम साहब के लिए ये वो पाठशाला भी थी जहां उन्होंने समाज के कुछ सबसे कड़वे और शायद सबसे जरूरी सबक भी सीखे। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। 5th क्लास का एक कमरा, सबसे आगे की बेंच पर 2 पक्के दोस्त बैठे हैं। एक है अब्दुल, जिसके सिर पर टोपी है, और दूसरा है रामानंद शास्त्री, जिसने जनेऊ पहना है, और वो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का बेटा है। इनकी दोस्ती मजहब की हर दीवार से ऊंची थी। फिर एक दिन क्लास में एक नए टीचर आए। उनकी नजर इन दोनों दोस्तों पर पड़ी, और ये दोस्ती, ये भाईचारा उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कलाम को हुक्म दिया कि वो उठकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठें। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी। दोस्ती और मासूमियत पर यह शायद पहला और सबसे कड़ा हमला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जी को यह बात पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलवाया और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सख्ती से कहा कि मासूम बच्चों के दिमाग में ये नफरत का जहर घुलना बंद करें। उन्होंने टीचर को सीधा सीधा कह दिया, या तो माफी मांगो या फिर ये स्कूल छोड़ दो। और कहते हैं कि उस दिन उस टीचर ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, बल्कि उसकी सोच भी हमेशा के लिए बदल गई। एक और टीचर थे जिन्होंने कलाम की जिंदगी पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अब वो थे तो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से, लेकिन अपनी सोच से वो एक सच्चे रिबेल थे। वो समाज की बनाई इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। और पता है, अय्यर साहब सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे, वो करके दिखाते थे। उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर इनवाइट किया, लेकिन उनकी पत्नी, उन्होंने अपनी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से साफ इनकार कर दिया। पर अय्यर जी घबराए नहीं। उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खाया। लेकिन असली बदलाव तो अगले हफ्ते दिखा। जब कलाम दोबारा उनके घर गए तो अय्यर जी की पत्नी ने खुद उन्हें रसोई के अंदर ले जाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। कमाल है ना? तो यह सिर्फ एक डिनर की बात नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा सबक था।
जैसा कि उनके टीचर ने उन्हें समझाया कि जब आप सिस्टम को बदलने का फैसला करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं और उनका सामना करना ही पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं उस एक खास पल की, वो एक शाम जिसने हमेशा के लिए कलाम की डेस्टिनी, उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो हुआ ये कि एक दिन क्लास में वही साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ये समझा रहे थे कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाए, थ्योरी समझाई, लेकिन बच्चों को कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो अय्यर साहब ने क्या किया, उन्होंने किताबें बंद करवाईं और पूरी क्लास को लेके सीधे पहुंच गए रामेश्वरम के समंदर किनारे। वहां सामने असली पक्षी थे, हवा में उड़ते हुए। अब थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल लेसन चल रहा था। और बस वही वो मोमेंट था। उन उड़ते हुए पंछियों को देखकर कलाम की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उस एक पल ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। जैसा वो खुद कहते हैं, उस दिन मेरी किस्मत ही बदल गई थी। हर कहानी की तरह बचपन का ये चैप्टर भी अब खत्म हो रहा था। अब वक्त आ गया था घर की दहलीज को पार करके एक बड़े आसमान की तरफ उड़ान भरने का। जब कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ने की परमिशन मांगी तो उनके पिता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे एक सीगल, एक समुद्री पक्षी, सूरज के पार उड़ने के लिए अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। और जब उनकी मां का दिल घबराया तो उनके पिता ने उन्हें महान फिलोसोफर खलील जिब्रान के शब्दों से समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो तो जिंदगी की अपनी चाहत के बेटे और बेटियां हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। क्या गहरी बात है। एक पिता की इससे बड़ी समझ और क्या हो सकती है ना? तो डॉक्टर कलाम का बचपन हमें ये सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, अच्छे टीचर्स और परिवार से मिले संस्कार किसी की भी डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन के वो कौन से सबक हैं जो आज भी शायद अनजाने में हमारी जिंदगी का रास्ता बना रहे हैं।